नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का जो नाम है वो हम देख। तो मेरे डियर, आज की जो टॉपिक्स का जो नाम है वो है हमारा केंद्रीय बजट 2026। मैं आपको इसको बिल्कुल विस्तार से और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको कराऊंगा, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें, चाहे आप सेंटर लेवल के एसएससी सीजीएल तक का एग्जाम दीजिए, चाहे आपके स्टेट लेवल के है ना एसआई लेवल का एग्जाम दीजिए, या फिर अन्य जो वैकेंसी है किसी भी वैकेंसी में ये वाला पॉइंट काम आता है। अब हम क्या है, इस पॉइंट में बड़ी ही मैंने मेहनत की। मैं आपको यहाँ पर कोई झूठे वादे नहीं करने आया, जो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ। ये जो सब है पहले हमने इस कंटेंट बनाया है, मेरा एक नोट्स है, उस नोट्स के आधार पर मैं आपको पूरा पॉइंट कराऊंगा। मेरे यकीन माने और लिखित में गारंटी ले, अगर बजट में से क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से बाहर नहीं आएगा। इतना गारंटेड क्यों बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक ही रीजन, क्योंकि इसमें और मेहनत की हुई कभी खराब नहीं जाती। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, कोई पॉइंट पढ़ते हो, तो आप भी यही कहते हो सर यहाँ से हमें अच्छे से पास हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आज की बात करूं तो हमारा जो टॉपिक रहेगा केंद्रीय बजट 2026, इस बजट की बात करने वाले। सबसे पहले अगर हम इस बजट की चर्चा करें, केंद्रीय बजट की, तो ये आज हमारा टॉपिक्स है। तो हम लोग ये बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट क्या निकल गया कि इसे प्रस्तुत कब किया। अगर पहला जो पॉइंट आता है प्रस्तुत कब किया गया, तो हम कहेंगे कि मैंने 1 फरवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण। अब यहां से पहली बात तो ये निकल गया। अब इसमें से एक मुख्य बात ये निकल के आती है, अगर कोई एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछे भाई यह बजट कब पेश हुआ, मतलब ये तो हमने जान लिया किसने प्रस्तुत किया, ये हमने जान लिया। लेकिन इसका एक पॉइंट यहां से और निकल के आता है, वो क्या आता है, हम कह सकते हैं यह बजट 18वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात, मैंने कहा गठन के पश्चात अगर ये कोई बजट पेश किया गया है तो वो किस प्रकार, तो मैंने कहा 18वीं लोकसभा, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये बजट 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात सरकार द्वारा प्रस्तुत है ना, सरकार द्वारा प्रस्तुत, अगर हम कहें तृतीय, या हम तीसरा बोल सकते हैं, कोई भी आप नाम याद कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्ण बजट है। अब मेरे डियर यहां पर आपको आके एक पंगा हो जाता है कि सर ये वाली लाइन क्या है। अब देखो जो बच्चे, अगर इंटेलिजेंट के तरीके से बात करूं मैं, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा करके क्या है, पॉलिटिकल में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, या फिर न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइन है उनको कवर करते रहते हैं, तो वो इन चीजों को अच्छे से। लेकिन कुछ साथी मेरे जैसे भी हैं जो सिर्फ क्या टीचर पढ़ाया उसी पे ध्यान देते हैं, वो भी गलत नहीं है, 100% वही ठीक मानता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं होता, एक टीचर आएगा पूरी राम कथा करके चला जाएगा, उसी से आप लोग पढ़ें, वो भी बेस्ट है। और न्यूज, तो यहां से अगर हम कहें ये बजट 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात सरकार द्वारा प्रस्तुत 33रा पूर्ण बजट है। अब ये वाली जो बात आती है निकल के, ये वो क्या आता है सर, वो यहाँ पर बात
सबसे पहले हम कहें 18वीं लोकसभा। अब आपसे पूछेंगे 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम एक पॉइंट बना सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का गठन। अब आप कहोगे सर इसकी अगर थोड़ी-सी तारीख हिंट मिल जाए तो, और हिंट की ही जरूरत होती, बकायदा तुम्हें याद है। तो हम कहेंगे इसका गठन हुआ था मई में। और मई में जब चुनाव हुए थे तो वो जो साल था, वो ईयर था, वो था 2024। ये लीजिए। अब आता है इस गठन का प्रथम बजट। इस गठन का दूसरा बजट। और इस गठन का तीसरा बोल दो या तरतीब बोल दो बात, इतना तो आप लोग आराम से समझते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से समझ। अब हम कहेंगे यहां से इन बजट की चर्चा करें। फिर ये भी बताऊंगा सीतारमण जी ने कुल कितने बजट पेश किए, सारी बात करें। अब हम कहें 18वीं लोकसभा का गठन यहाँ सरकार द्वारा प्रस्तुत, यह बजट 18वीं लोकसभा गठन के पश्चात सरकार द्वारा प्रस्तुत तरतीसरा पूर्ण बजट है। थोड़ा तरीके से अगर हम कहें, जो प्रथम बजट है वो आया था जुलाई में 2024। तो उस टाइम चुनाव का माहौल था, उसके बाद में बजट। फिर तो वही रहा, फरवरी के अंदर आया। उसके बाद में तो वही अकॉर्डिंग चलता रहा, तो हम कहेंगे 1 फरवरी को ही आया 2025। 1 फरवरी 2026। इतनी बात तो तुम्हें आसानी से समझ में आई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपसे ये भी पूछे कि सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने कुल कितने बजट पेश, वहां तक बात आती। तो तीन तो आपको मुख्य रूप से याद ही करने हैं। अब जहां बात आती है इनकी, तो हम कहेंगे मोदी सरकार 2.0। मोदी सरकार का 2.0 में 5 बजट पेश हुए थे। उन 5 में से 9 जो बजट है वो निर्मला जी सीतारमण जी ने। अगर कहें पहला जो बजट है वो अगर कहें 2019 में, ये बात हमने पीछे भी आपको बता चुका हूं कि पहले वाले पार्ट में जुलाई 2019 में प्रथम कार्यकाल का बजट, जिसमें गांव गरीब किसानों पर ध्यान। अगर हमारा पूछे मोदी सरकार का 2.0 का कुल कितने बजट किए, हमने कहे 5। पहला यहां पर 2019, 20, 20, 22, 23। तो यहां से हम कहें 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। फिर यहां से बात आती है अगला, मोदी सरकार 3.0, और उसमें तीन तो पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट, टोटल हो गई 5। यहां पर थे 4 और यहां पर हो गए 5 और एक हो गई, यहां पर हो गए 4। देखो 5 और 4 दोनों मिलाकर 9 बजट हो गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं मोदी सरकार 3.0 में अभी तक 3 तो पूर्ण बजट है और एक हमारा अंतरिम है। मोदी सरकार 2.0 में 5 पूर्ण बजट है, बाकायदा बाकायदा 3.0 में 3 पूर्ण और एक अंतरिम। अब यहां से पूछेगा अंतरिम बजट कौन सा है, तो हम कहेंगे यहां पर, यहां से जो नाम आता है वो क्या है, फरवरी 2024 में अंतरिम बजट ये लिख रखा है। चुनाव के कारण यह अपूर्ण था, बजट था जिसमें केवल चुनाव होने तक खर्च के लिए ही यहां पर बताया गया। ये यहां पर बात रखी गई। हमने कहा फरवरी 2000 जो प्रथम अंतरिम बजट है वो यहां पर ये वाला 2024 का था। उसके जुलाई में आया, जो आपको अभी बताया था 18वीं लोकसभा गठन 25 और 26।
और अभी वर्तमान में ये सब, तो लास्ट वाले 3 तो मैंने अभी लिख ही दी और इस वाले इससे पीछे वालों को मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना बात, तो जिस अकॉर्डिंग एग्जामिनर पूछेगा हमने वही बात लिख दी। अब उम्मीद है तुम्हें ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आपने इसका अच्छे से पॉइंट को पढ़ लिया। लेकिन हमारा जो अगला जो पॉइंट आता है वो क्या, एक पॉइंट और भी बता दूं के साथ साथ में, टोटल जो 9 बजट हुए हैं ये सीतारमण जी के, उन टोटल की अगर मैंने लिस्ट बना रखी है 2019, 22, 23, इन सब की यहाँ पर बात कर रखी है, वर्तमान का ही है और वर्तमान की पूरी मैं चर्चा करने वाला। अब आता है हमारा पॉइंट। देखिए डियर, मैं बार बार मैं आपको ये कहूं कि ये सब मेरे नोट्स में से ऐसा नहीं मैंने एक पेज दिखा दिया, मैंने पूरी यहाँ पर एक एक पॉइंट पॉइंट हमने बात कर रहा। अब मेरे डियर यहाँ पर जो बात आती है वो आती है केंद्रीय, यहाँ से जो बात आती है वो आती है केंद्रीय बजट की। एक सेकंड। और वो भी हमारे 2026। अब यहां से क्या पूछता है, इस केंद्रीय बजट की बात करें वो भी 2026-27 की, तो इसका प्रथम चरण है, इसको 3 चरणों में बांटा गया, 3 स्टेप में बांटा गया। इसका दूसरा चरण है और इसका तीसरा चरण। हम सीधा सीधा बोलें कि जो हमारा बजट देखने को मिला 2026-27 का, वो उस बजट को 3 पॉइंट्स में बांटा गया, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर रखे और इन तीनों पॉइंट की भी यहाँ पर खासियत क्या क्या है। अब कहोगे सर ये सभी ने ही पॉइंट बना रखा है, किताबों में बना रखा है, नोट्सों में बना रखा है, गूगल बाबा ने बना रखा है, मैं कुछ अलग चीज भी करने वाला हूं। इस चरण के अंदर हमें 3 कर्तव्य मिलेंगे। इसके अंदर देखो, इसमें 3 कर्तव्य, 3 ड्यूटीज है, लेकिन दूसरे में मिला भारत है और भारत को सुधारना, भारत सुधार एक्सप्रेस। और तीसरा जो हमारा बजट है वो मिला था, अगर देखें, 6 स्तंभ, वो भी विकास के, जो हम कह सकते हैं विकास के, है ना, है आधारभूत। हम विकास के है आधारभूत जो स्तंभ है उनकी यहां पर बात हुई। अब कहोगे सर ये तो सभी ने लिख रखा, ठीक है, आप इसमें क्या क्या और नया करने वाले। हम ये कह सकते इन 3 कर्तव्य या प्रथम जो चरण है इसको क्या कहा गया, इसको कहा बजट का लक्ष्य। क्या कहा, बजट का लक्ष्य। अच्छा, इसको क्या कहा गया, अगर ये बजट का लक्ष्य है तो हम कहेंगे ये जो है विकास की एक प्रक्रिया, और हम कह सकते हैं ये बजट की क्या है, एक नींव है। तो आपसे पूछ ले कि बजट की नींव कौन सा है, हम कहेंगे तीसरा चरण, हम कहेंगे विकास के 6 आधारभूत स्तंभ। हम कहेंगे यहाँ पर 3 कर्तव्यों को बजट का लक्ष्य बताया गया, प्रथम चरण। दूसरा जो स्टेप है, या भारत सुधार एक्सप्रेस को विकास की प्रक्रिया कहा है। मेरे डियर, यहां से जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पूरा पता चलता है।
और बड़ी सुंदर तरीके से हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। अब हमारा आता है इनके पॉइंट को। तो जब इनके पॉइंट को पढ़ें तो हमारा प्रथम चरण क्या कहा, दूसरा चरण हमारा क्या कहा, तीसरा चरण क्या। इस प्रथम चरण में अगर हम देखें, मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। ये डायग्राम मैंने कोई इंटरनेट से नहीं लिया डियर, ये मैंने खुद ने ही क्या तैयार करवाया है ना। हमारे यहाँ इसको तैयार करवाया गया बड़े सुंदर तरीके। इसका नाम है केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत, यहाँ पर लिख रखा है। 2026-27 के साथ में 18वीं लोकसभा के बारे में लिख रखा है। 3 कर्तव्य के बारे में बता रखा है, आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की, सबका साथ सबका विकास, विकास के 6 स्तंभ, आर्थिक वृद्धि, जन केंद्रित राजकोष की, विकास आधारित बुनियादी ढांचे, व्यापार। सुधार एक्सप्रेस के अंदर महत्वपूर्ण जो सुधार हुए हैं वो जीएसटी थी, 50 सुधार हुए हैं। उच्च स्तरीय समितियां हैं, रोजगार उत्पादन की वृद्धि है, अनुपालन भार में कमी। यहाँ पर इन बातों को, अब आप इसको एक बार स्क्रीन कर लीजिए, वो पॉज करके अच्छे से पढ़ें। स्क्रीन ले लीजिए, पॉज कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से जान सकें। ये मेरा मानना है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा, ये तो स्क्रीन वाला पहला पॉइंट, हम पढ़ते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट की बात जो एग्जामिनर पूछता है। अब यहां पर आता है हमारा प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या कहता है कि बजट की 3 कर्तव्य बताएं। उन 3 कर्तव्यों में पहला जो कर्तव्य आया था हमारा, वो क्या आया था? तो हम कहेंगे मेरे डियर, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास, दूसरा था आकांक्षाओं की, तीसरा था सबका साथ सबका विकास। आप आंख बंद करके हम पे विश्वास कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्र की प्रगति की गति, राष्ट्र किस तरीके से दौड़ रहा है, क्या क्या काम किए हैं, आर्थिक विकास, वो आकांक्षा वृद्धि, आम जनमानस की अपेक्षाओं को पूरा करना, हर बंदे की अपेक्षाओं को पूरा करना यहाँ बताया गया। सबका साथ सबका, समावेशी उन्नति का मार्ग, जितने भी जैसे कोई भी अगर मार्ग की बात, जैसे रेल है, जल है, उनकी मार्ग की यहाँ पर बात। सबका साथ सबका विकास मतलब सबका एक साथ विकास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेलों का नाम आ गया, जल का नाम। सबका साथ सबका विकास का यहाँ काम आता है। ठीक है गुरु जी, यहाँ पर हम लोग इन चरणों की, दूसरा चरण क्या है, पहले चरण को थोड़ा सा आप हल्के से दोबारा देख लीजिए, देख लिया। अब दूसरे चरण पे आते हैं। तृतीय चरण भारत की सुधार एक्सप्रेस। हमने कहा जीएसटी सरलीकरण, पहले इसको एक वन लाइनर पढ़ा दूं, बाद में अलग तरीके से पढ़ेंगे। जीएसटी से 350 से अधिक सुधार जीएसटी के मामले में। आप लोगों ने कहीं ना यूट्यूब के अंदर या कहीं न्यूज़पेपर के अंदर या कहीं न्यूज के अंदर आपने सुना होगा, ये जो बजट आया है वो व्यापारियों के लिए आया है, ये बजट आम आदमी का नहीं है। ज्यादा करके हमने हेडलाइन ये पढ़ी है, जैसे यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस बार बजट आया व्यापारियों का। वो क्यों आया? क्योंकि इस बार जो बजट है रियलिटी में व्यापारियों का ज्यादा था और आम जनता और स्टूडेंट के लिए नहीं। ये मेरे आंकड़े के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, मैं इसमें कितना सही हूं कितना गलत हूं मुझे नहीं पता, मैं मेरे हिसाब से बात कह रहा हूं। तो कोई नेगेटिव मुझे यहाँ भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी उन पार्टियों से मतलब, एक टीचर का काम होता है समझाना बात, और वो अगला स्टूडेंट किस तरीके से समझे वो बात है। ऐसा नहीं मैं किसी नेगेटिव दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं, गलत मतलब निकल भाई बंद, मेरे लिए सब बराबर है। जीएसटी सरलीकरण में ये बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने कि जो भी बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी लोग हैं या फिर कोई छोटे वर्ग का भी व्यापारी लोग की बात करूं, उनके लिए जीएसटी में सुधार किए। जैसे पहले जीएसटी फॉर्म भरते जाओ और वो करो ये करो, उसमें काफी सुधार किया, उसमें काफी सुधार किया। तो आपसे पूछे जीएसटी का सरलीकरण में कितने सुधार, तो हम कहेंगे 350। ये आंकड़ा याद कर लेना, ये आंकड़ा हमारे वहां पर इस पॉइंट में देखने को मिला है, इसलिए बता रहा हूं। उच्च स्तरीय समिति नीतिगत सुधार हेतु विशेषज्ञों का समूह का गठन, कहने का अर्थ है जितने भी बड़ी बड़ी समितियां हैं, उन समितियों में क्या, एक एक्सपर्ट का वहां पर क्या है, उन एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञों का वहां पर एक गठन किया जाएगा,
ताकि हम जितनी भी समितियां हैं, योजनाएं हैं, उनमें सुधार हो सके, सही से काम कर सके, ये वाला। और ये बात हुई। व्यापक आर्थिक रोजगार उत्पादन विकास पर विशेष बल दिया गया कि ये हर बार ही आता है। ये व्यापक आर्थिक रोजगार उत्पादन पर हर बार आता है। ये वाला, ये वाले दो तो हमें नए देखने को मिले हैं, लेकिन ये हर बार आता है कि सरकार ने इस बार व्यापक नाम आएगा, और व्यापक आर्थिक सुधार जैसे रोजगार हुआ या फिर उत्पादन हुआ या विकास पर विशेष बल दिया गया, यही बात एक वित्त मंत्री द्वारा बोली जाती है। ठीक है। सरकारी समय केंद्र में राज्यों द्वारा अनुपाल भार में कमी, केंद्र और राज्य दोनों सरकार से मिलकर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ एक, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे आगे तो कोई टैक्स है या कोई और अन्य जो चीज पर यहाँ पर वे कमी की। समझ में आई बात। ये हमारा दूसरा चरण था। तीसरा जो चरण है हमारा, तीसरे चरण में कहा आधारभूत के 6 सितंबर, आर्थिक वृद्धि की निरंतरता, आर्थिक वृद्धि होनी, जन केंद्रित विकास, राजकोषीय विकास आधारित शासन, बुनियादी ढांचा का सशक्तिकरण, जीवन का व्यापार सुगमता, ये मतलब 6 स्तंभ लिए। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ऐसे तो कोई भी पढ़ा सकता है या ऐसे कोई भी बता सकता है, ऐसे तो मैं भी बता दूं। ऐसा नहीं, ये हमने इस अकॉर्डिंग बता, मैंने ये वाला थोड़ा थोड़ा अब जो मेरे पढ़ाने का तरीका वो मैं लिख के बताऊं। जैसे प्रथम करते दोनों तरीके से हम हाथ से हस्तलिखित नोट से काम करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, समझेंगे जो समझने वाली चीज है उसको समझेंगे और लिखेंगे। प्रथम करते हुए था आर्थिक विकास, ये हमारा प्रथम था, वो पूरा करना। प्रथम करते हुए था हमारा आर्थिक विकास को पूरा करना, ये हमने बताया था प्रथम चरण में। अब इसके बारे के अंदर या तो आप इसको वन लाइनर में, रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना, विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प, चैंपियंस एमएसएम एमई का सर्जन, उद्यमों को सहायता, मतलब छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थापित सुनिश्चित करना, शहरी आर्थिक क्षेत्र में, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब हम इनको पढ़ते हैं एक एक बार। आपको आपको पहले बता दूं, ये सब मेरे पास लिखा हुआ भी है, लेकिन हम लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए मैंने आपको। अब हम इसकी बात करें कि भाई ये क्या चीज है। तो मेरा प्रथम कर्तव्य के अंदर मैंने पहला जो आपको पॉइंट बताया वो क्या बताया, रणनीतिक, इसके बारे में बात, या फिर विनिर्माण, चलो इसके बारे में बात। तो हम यहाँ पर पॉइंट क्या डाल, ताकि हमें अच्छे से दिमाग में बैठे क्या चीज, हम कहेंगे विनिर्माण, समझ जाओगे, ताकि को तेज कर, मैंने कहा विनिर्माण को तेज कर। विनिर्माण को तेज करने का अर्थ, विनिर्माण को, अब ये जो चीज आपको पता चलेगी तब बात बने। तो हम पहले इसी को लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, सबसे ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च हुआ है, ऐसे बहुत है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की क्या है वर्दी। पहला क्वेश्चन ये कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना, कितने की वृद्धि हुई, हम कहें 40, ये पहले था 22,000, मतलब 22 करोड़ के आसपास था, बढ़ पर कर दिया 40,000, इतना चल पहले था 22,000 करोड़, इस पर चाहे दुगना हो गया, लगभग लगभग दुगने में कहानी आ गई। अच्छा, इसका मेन लक्ष्य क्या है, भाई मेन कोई चीज का लक्ष्य तो होगा, क्यों बनाया, इनका एक ही लक्ष्य है कि 2026 तक, देखो यहां पर इसकी पूरी कहानी निकल गई,
2026 तक 300 बिलियंस 300 बिलियंस की बात हो रही है। मैंने यहां पर लिखा 2026 तक 300 बिलियंस का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन होगा। एक पॉइंट तो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? बायोफार्मा। अब ये बायोफार्मा एक योजना का नाम है, बायोफार्मा शक्ति। अब ये योजनाओं के अंदर अलग से पढ़ना, बस यहां पर इस पे खर्च याद करना। बायोफार्मा शक्ति योजना के अंदर कितने रुपए को खर्च, तो हम कहेंगे 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। और वो भी अगले 5 सालों में। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है? दो तो ये हुए। सेमीकंडक्टर। एक नाम आता है सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर 2.0 की बात आती है, यहां पर एक 1.0 भी आया था, लेकिन मैं सेमीकंडक्टर मिशन पूरा लिख दूं 2.0। अब सर ये क्या, देखो मैं आपको पहले सरल तरीके से बताऊं, आप समझोगे, वरना आप लोग वही बुकें लाओगे, उसमें से निशान लगाते रहोगे, ऐसे मत कर। मैंने क्या कहा? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च। क्या चीज है ये? क्या है? जो एक आपने सुना आत्मनिर्भर भारत की बात सुनो, वो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा यहाँ पर। मतलब मिशन 1.0 में ये कहा था लोगों को प्लांट बनाना, मतलब फैक्ट्रियां वगैरह और प्लांट वगैरह बनाना, यहाँ पर खुद का काम करना, वो यहाँ पर था, तो लॉन्च हुआ। ये वाला पॉइंट याद कर। ये सब योजनाओं के अंदर फिर से पढ़ेंगे। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये किस मंत्रालय द्वारा आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आता है, और ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक कौन सा? सूचना वाला। सूचना प्रौद्योगिक। एक ये भी आया था। और एक यहां पर सबसे अच्छा जो पॉइंट मिलता है, वो हम कहेंगे रेयर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे पास लिखे हुए भी हैं, लेकिन आपको पहले समझाऊं। एक होता है रेयर अर्थ, मतलब क्या हो गया? एक यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक मिट्टी, एक खनिज, एक मिट्टी या खनिज बोल सकता हूं, यहां से हम कह सकते हैं एक खनिज बोल, या हम कह सकते हैं दुर्लभ खनिज। और ये दुर्लभ खनिज खास करके केरल में मिला, तमिल में मिला, केरल में मिला, तमिल में मिला, और आंध्र में मिला, उड़ीसा में मिला। मैंने नाम लिख दिए ऐसे ताकि आपको याद हो जाए। नाम मतलब चार तो आपको याद नाम रखने रखने, शॉर्ट में लिखे। अब ये क्या होता है, हम कह सकते हैं एक रेत है जो तटीय इलाकों में पाई जाती है। एक रेत है
जो तटीय इलाकों में पाई जाती है। और ये जो खनिज अगर आपसे इसका रंग भी ये किस कलर का होता है, ये भूरा कलर का होता है, ये हल्का लाल कलर का, इसके लिए। अच्छा, ये रासायनिक अगर देखूं मैं, अगर सीधे रासायनिक पारक योजना के अंतर्गत इसकी काम बनाया गया। तो अब हम एक बार इसको वैसे पढ़ लेते हैं तो एग्जामिनर ज्यादा पूछे। हमने कहा प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकास को पूरा करने हेतु 6 स्तंभों को यहाँ पर बताया था। वो 6 स्तंभ में पहला जो नाम आता है वो रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक व विनिर्माण योजना का प्रव्यय पहले 22,000 करोड़ रुपए के था, बढ़ाकर कितना कर दिया, 40। मतलब सीधा सीधा बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 40,000 करोड़ खर्च किए, तो पहले कम था, इस पर ज्यादा है। क्यों किए गुरुजी, तुम्हारा दिमाग है क्यों गुरुजी? अरे यार, आज के टाइम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तुम कोई भी चीज खरीदो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के खर्च किए हैं। जाहिर सी बात है, ये भी व्यापारिक है। बायोफार्मा शक्ति योजना की शुरू की जाएगी, जिसमें अगले 5 वर्ष तक 10,000 करोड़, ये भी हमने बताया। सेमी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया, जो आपको बताया पहले प्लांट वगैरह लगाना और वो वाला वो सब यहाँ, वो यहाँ पर बात आई। मतलब मेरे वाला पहला वाला पॉइंट आपको मिला। दूसरा पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, रे अर्थ। यहाँ पर रासायनिक पारक योजना के तहत 3 रासायनिक पारक तथा केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र में दुर्लभ खनिजों का कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा। आंख बंद करके इसको याद कर लेना, जहां से आएगा। कंटेनर विनिर्माण योजना के थे 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च की। वस्त्र क्षेत्र हेतु के कार्यक्रम समर्थ योजना, अब यहां से पूछेगा समर्थ योजना। अब इसका निचोड़ निकालने के लिए आपसे ये पहले तो योजना अलग से पढ़ना, इसी के अंदर मत समर्थ योजना का तुम्हें पता चल जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि समर्थ योजना 1.0 कौन सी है, 2.0। अब ये किसके अंतर्गत आता है, मैं कहूं कपड़ा मंत्रालय। अब वहां पर हमें पॉइंट देखना। अब क्या करते हैं, मैंने देखा है लगभग क्या करते हैं इसको, जितने भी पढ़ाने वाले हमारे साथीगण हैं, मैं किसी का नहीं करूंगा ना बुराई, लेकिन मैं मेरा एक तजुर्बा और एक तरीका बता रहा हूं। आप बजट को शॉर्ट में पढ़े कि हाँ इसको हम योजनाओं में याद करेंगे, इसको भी हम योजना में याद करें। बस बजट में आप लोग याद करें रुपए, बजट में इतने रुपए। अगर यही चीज, अब देखो इसका कोई योजना, विनिर्माण योजना आ गई, अब योजना पढ़े या बजट पढ़े, तो मैं कह रहा हूं पहले आप बजट को थोड़ा हल्का रूप में कि हाँ यार विनिर्माण में डबल खर्चा हुआ था। अब जिसको ये बायोफोर शक्ति योजना के, मैं कह रहा हूं दोनों तरीके से पढ़ दो कि काम बन जाए। अब योजना पढ़ोगे तो पूरी डिटेल से पढ़ोगे, तो आप पहले बजट को एकदम हल्का हल्का खंगाल लें, जस्ट उसके बाद में तुम योजना पढ़ लो, या 10 दिन बाद में पढ़ लो, 5 दिन बाद, तुम्हें ये बजट ना मात्र का लगेगा। और मैंने क्या कहा, हमारे साथी ने इसी में योजना घुसा देंगे, इसी में सब कुछ घुसा देंगे, फिर क्या करते हैं, बस स्टूडेंट उसको पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसको बड़ा लगता है। अब मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर इसकी मैं 20 पेज और बना सकता हूं कि भाई ये योजना याद करो याद करो याद करो, कोई मतलब यो स्टूडेंट उसके पीछे नहीं जाएगा। योजना अलग से पढ़े यार, तरीके ट्रिक होती है योजनाओं की, ट्रिक से पढ़ लीजिए। फिर हमने कहा यहां पर इतना पॉइंट ये वाला, फिर यहां से अगला पॉइंट क्या था, मतलब हमारा जो एक पॉइंट हमने प्रथम करते हुए का लिया था 6 क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, उसमें एक क्षेत्र हमने कंप्लीट, ये वाला। अब विनिर्माण वाला नाम आ जाए तेज करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इनके नाम आए गए, जहां पर आ गए बायोफार्मा वाला, समर्थ योजना, और एक दो बात आती है उसके, अगर मैं कहूँ 300 बिलियन से इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, कंटेनर, वस्त्र में, अरे बस ऐसे बात समझ में। अब दूसरा इसका पॉइंट देखो, इस दूसरे पॉइंट को पकड़ो, विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प, इसको अर्थ निकालो पहले। विरासत मतलब कहते हैं ना, मुझे तो ये चीज विरासत में मिली है,
मैं कहूं ये पानी की बोतल चांदी की है, ये चांदी की बोतल है नहीं रे, तुम लोग कदे तो करोड़पति है नहीं, ऐसे समझाने का तरीका है। मैंने कहा ये बोतल है चांदी की है और ये बोतल है मुझे विरासत में मिली, ये बोतल मुझे विरासत में मिली है मेरे परदादाओं से दादाओं से, चांदी इसमें पानी पी। तो तुम्हें विरासत का अर्थ समझ में आना चाहिए। मतलब और अब विरासत का आ गया औद्योगिक पुराने बिजनेस, बस हम इस पे पूरी कहानी लिख लेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट क्या बना, वो बना विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कलर, पुराने पड़ चुके लेकिन महत्वपूर्ण औद्योगिक समूह को आधुनिक बनाना। जो पुराने जितने भी उद्योग हैं, सरकार कह रही है कि जितने भी पुराने उद्योग हैं, चाहे वो अपने किसी भी क्षेत्र का किसी भी स्टेट का हो, उसको क्या है भाई साहब आधुनिक बनाओ ताकि विदेशों में डिमांड हो। ये भी पंगा चल रहा है। तीसरे युद्ध लगभग लगभग ऐसा मानो सबके मन में है, कहते हैं मेरे मुंह पे आ रही है, अब बस वो करना कोई नहीं चाह रहा। तैयार सब बैठे लेकिन क्यों नहीं करना चाहता, कि जो युद्ध करेगा वो पीछे जाएगा। जैसे अभी ईरान वाला पंगा चल रहा है, वो बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे हो गया। बस वही वाली बात है, इसलिए कोई नहीं, अब सोच रहे कि सब अपने अपने पहले बिजनेस को डेवलप करो, ताकि ऐसा कोई समय आए तो आप कम से कम अपने दम पे खड़े तो हो, लोगों में आपकी डिमांड तो है, एक देश से ना तो दूसरे देश से डिमांड तो है, इस कारण। अगला चैंपियंस, MSMP, देखो यहां पर जो एक वर्ड आया ना, इस वर्ड को पकड़ दीजिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को विश्व स्तर पर चैंपियन बनाना। अब मैं करूं, अभी क्या मैंने कहा, इसलिए कहा ना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस बार जो बजट है वो व्यापारिक के लिए, अभी तक हमने चीजें पढ़ी वो व्यापारी वाली है, अपने वाली कोई चीज नहीं। तो हम कह सकते हैं ये जो चीजें हैं, तीन नाम आए हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, जितने भी उद्योग धंधे उनको स्तर पे पहचान मिले। मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई पेन बनाया, मैंने कुछ बनाया, तो उसको मैं विश्व स्तर पे पहचान दे पर जोर दे रही, और इस पर जोर देने के लिए तीन कमेटियां बोल दो, या बोल दो दृष्टिकोण बोल दो, तीन पॉइंट रखे, और तीनों पॉइंट की बात करूं। सरकार छोटे व्यवसाय में हिस्सेदारी बनाकर उन्हें देगी ताकि वो बड़े बने। पहला पॉइंट, आपसे पूछे, सरकार है आपको खुद पूंजी देगी, पैसे देगी, फिर उन्हें बड़ा बनाएगी, वो क्या चीज है। फिर कहेगी जो मध्यम वर्ग के, या फिर हम कहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां ट्रेंड्स में, जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको अटका हुआ पैसा जल्दी मिले। अब क्या होता है, आप देख रहे हैं आपके शहर के अंदर कोई पुल बन रहा है, आपके शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आधा बीच में काम पड़ा है, मतलब उनका पैसा अटका हुआ है। तो उनका जो पैसा अटका हुआ है ना, उनका पैसा अटका हुआ, उसको पैसा जल्दी मिलेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ, आपके शहर में कोई पुल बन रहा है और वो पुल 5 साल तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ या काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले ठेकेदार को। मजदूरों को मजदूर को पैसे देगा तभी तो वो काम पूरा होगा, पैसे देगा। फिर आता है तीसरा, व्यवसायिक सहायता, उन्हें डिजिटल बनाना और ई कॉमर्स से जोड़ने में मदद कर। भाई साहब आप लोग तो ये सोच रहे थे ना, जो मैं आगे की नहीं कह रहा, आगे क्या होगा कि फेसबुक बंद हो जाएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बैन हो जाए, ऐसा कुछ। सरकार आपको देख लीजिए, ये भारत की सरकार क्या, पूरे विश्व की सरकार यही चाह रही है कि हमारा जो बिजनेस है वो डिजिटल बनेगा, तो उनमें सोशल मीडिया का पहला हाथ आएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म को चढ़ाने का आज के टाइम सबसे अच्छा जो काम है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर नहीं है तो वो बिजनेस आज के टाइम मेरे हिसाब से नहीं चढ़ता। जैसे मैं तुम्हें बात कहूं, आजकल कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो आदमी को तुरंत चढ़ाएंगे तुरंत गिराएंगे, तुरंत चढ़ा के तुरंत गिरा सकते हैं, वो उनकी। मैं कह रहा हूं मेरे पास अच्छा भला पैसा हो, मैं
100 यूट्यूबर को खरीदूंगा और मैंने ये कहूंगा भाई साहब मेरी अच्छा ही दिखाओ। ये फिलहाल पंगा चला जैसे मैंने बॉर्डर मूवी में देखा। बॉर्डर मूवी के अंदर वरुण धवन ने एक गाना गाया था, संदेश से आते, उसका कोई मुंह का किसी ने जूम करके डाल दिया वीडियो, तो उसको ट्रोल करने लगे। ये किसी विफेक्ट्स का काम था। उन्होंने क्या 50-60 यूट्यूबर को खरीदा कि चलो इसको बदनाम कर दें, या फिर खुद ने भी हो सकता है। अगर मैं बदनाम हुआ उतना ही ऊपर चढ़ूंगा। अब भाई साहब हर यूट्यूब पे हर फेसबुक पे उस बॉर्डर का ही नाम आ रहा है। सिर्फ यूट्यूबर वहां देखो उस पे फेमस कर रहे हैं उसको, तरीका देखो। और बाद में जैसी मूवी रिलीज हुई, मूवी बहुत अच्छी हुई, उल्टा सब बकवास बातें हैं, जूम करके दिखा दिया, वो दिखा दिया, भाई सब उल्टा। मतलब ले देखिए वो मूवी, वो गाना हिट और वो वगैरह सब हिट हो गया। तो ये चीजें आज के टाइम नहीं हटे। हाँ, इस पे कुछ प्रोटोकॉल नियम बन सकते कि छोटे बच्चे नहीं चलाएं, वो ना चलाएं, वो एक नियम बन सकता है, लेकिन बंद नहीं हो। अभी तक तो 1 साल तक होंगे नहीं, अगले के बारे में मैं नहीं बता सकता। 1 साल तक तो नहीं हो। हमारा चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तक पढ़ लिए भाई। पहला हमने पढ़ लिया विनिर्माण वाला, दूसरा विरासत का पढ़ा, तीसरा चैंपियंस वाला पढ़ा, चौथा हम पॉइंट पढ़ रहे हैं अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। कहते सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया। मतलब पहले इसका कितना था? अगर मैं कहूं पहले था ये कितना, 11.11 लाख करोड़। इसकी तो सार्वजनिक पूंजीगत को व्यय को बढ़ाकर, मतलब सार्वजनिक जो जिसका इस्तेमाल कर उनका व्यय बढ़ा दिया गया 12.2 है ना लाख करोड़ कर दिया गया। ये आंकड़ा आपको याद करना है, आंकड़े सबका याद। अगला जो अवसंरचना सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के अंदर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की। अभी आप देखें आपके जितने भी शहर हैं, उन शहर के अंदर जितने भी रेल लाइनें हैं वो डबल डबल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई। कुछों में तो बहुत पहले ही था, अभी सभी में इलेक्ट्रिकल हो गई है। पहले हरियाणा पंजाब उस जगह पे नहीं था, राजस्थान में नहीं था, अब देखो एमपी में है ना, मैं कहूँ राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में सब जगह इलेक्ट्रिकल कर दी, सब जगह इलेक्ट्रिकल कर दी। और डबल डबल लाइन एक जा रही है, एक आ रही है। अब ये 7 नए हाई स्पीड रेल, और हाई स्पीड मतलब जैसे भारत वाली ट्रेन चलती है वंदे भारत वाली, वैसे चलेगी, दौड़ेगी। लेकिन अभी तक इनका नाम डिसाइड नहीं हुआ भाई। अभी तक इनका कौन कौन सी शहर है जिसमें मैं मुंबई का नाम आता है, एक अहमदाबाद का नाम आता है, और कई नाम और भी आते हैं। तो नाम आते हैं लेकिन अभी इनका नाम डिसाइड नहीं किया। मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूं, अभी नहीं आए। अच्छा, जो नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है जिन्हें विकास कनेक्टर्स भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट यहां पूछेगा। अब यहां से अगला है ये डानकुनी से सूरत को जोड़ने वाला नया मालवाहक कॉरिडोर बना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे। डानकुनी से सूरत को जोड़ने वाला एक नया मालवाहक कॉरिडोर बनाया गया, मतलब ये बोल सकता हूं मैं यहां से पूर्वी, पूर्वी वाला, मैं सीधा सीधा बोलूं तो एक पूर्वी वाला, एक तो ये वाला आएगा, और एक ऊपर वाला छूट गया क्या? पहले मैं ये सही करने के चक्कर में नीचे वाला, पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं यार, एक रह गया, ये रह गया, छोटा सा था लेकिन दिख नहीं पाया, अब करते हैं। अगला है, इसके तहत अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग, जल मार्ग वगैरह रेल वगैरह क्यों बनाए जा रहे? अगर मैं बात करूं यहां पर रेल मार्ग जल मार्ग क्यों बनाए जा रहे हैं, अगर मैं एक नाम लूं, वो हमारा आता है लॉजिस्टिक। एक नाम लिख देता हूं अलग से। इस पर भारत की जो जीडीपी है ना,
कम से कम अगर मैं कहूं 13-14% खर्च होता है। अगर ये वाला आ गया, 20 नए राष्ट्रीय मार्ग बन गए और शुरू हो जाएंगे, तो सरकार का मानना है कि उनका वो आराम से सरकार इस पे 8-9% ले आएगी। मतलब ये बहुत फायदेमंद है। तो पूछेंगे कितने नए जल मार्ग बनाए जाएंगे, हम कहेंगे 20 बनाए जाएंगे। 20 नए जल मार्ग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जीडीपी वगैरह वो आर्थिक वो अलग बताऊंगा मैं तुम्हें, इसमें एक अंदर में नहीं घुसो दूं। तुम सोच रहे हो इसमें एक में बता दूं, नहीं एक में नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको याद ये कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसको एक अलग और पॉइंट बताऊंगा। ये याद करना। एक हमारा यहाँ पर नाम डानकोनी से सूरत को जोड़ने हेतु नया माल वाहक कॉरिडोर बनाएगा। ये क्या गुरु जी की भी बात कर, अगर मैंने नाम लिया यहां से, ये है पूर्वी पूर्वी भारत और पश्चिमी। अगर मैं कहूं कि यहां से सूरत को जोड़ने वाला एक नया मालवा कॉरिडोर बनाया जाएगा। अच्छा ये क्यों प्रसिद्ध है? ये हीरो के कपड़ों के, ये एक व्यापार के लिए फेमस है। मैंने इसलिए यहां पर नाम चल रहा था व्यापार के लिए। तटीय कार्गो योजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग व पोत परिवहन का हिस्सा बढ़ाकर 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% कर दिया। बहुत अच्छा। जितने भी तटीय इलाके हैं जो अभी हम बात करके हैं, केरल तमिलनाडु है ना, उनका जलमार्ग व पोत परिवहन का हिस्सा पहले था 6%, अब उनका जो हिस्सा बढ़ा दिया कर दिया 12%। अच्छी बात। ये लीजिए। अब पूछिए तटीय कार्गो योजना के तहत, कार्गो योजना पढ़नी है, देखो मैंने रेड कर रखा है, के तहत अंतर्देशीय जल मार्ग व पोत परिवहन का हिस्सा कितना परसेंट बढ़ गया? हम कहीं दुगना कर दिया। लगभग इस बजट में लगभग दुगना किया। देखो इस बजट में कहानी क्या है, एक तो दोगुना वाली है। पहला, एक इसमें सबसे ज्यादा 10,000 वाला पॉइंट याद करना। दो गुना करता, जैसे पहले 22 था, अब 40,000 करोड़ कर दिया। 10,000 करोड़, करोड़ों में ही बात हुई इस बार। फिर और इसके साथ में अगर देखें यहां पर दुगना, जैसे 5,000 है तो 5 का दुगना है, 2.5 है तो 2.5 का दुगना है। इसका एक ट्रिक मैंने तो यही देखा है, इसमें अगर आपको आंकड़ा देखिए दुगना आ रहा है, बस वो आपको समझना है कहां कहां रहा है। अब आता है 5 नंबर, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के विकास हेतु 20,000 करोड़ का वेतन हुआ है। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जो जैसे हवा है उसे ऊपरी कैच करके खत्म करें, मतलब हमारे लिए सांसों में जो बीमारी होती है, प्रदूषण फैलता है, खास करके वो दिल्ली वाला जो चला था ना मामला, दिल्ली में लोग कोई आना पसंद नहीं करता, बड़े बड़े मंत्री, बोला यार क्या जाए वहां पर, तो वो है, विदेश से कोई आएगा सबसे पहले राजधानी नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, इसलिए उन्होंने खर्च की। फिर आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पीएम कुसुम योजना का आवंटन लगभग दुगना करके 5,000 करोड़ रुपए किया गया। यह योजना कृषि पंपों में सोलराइजेशन से संबंधित। मेरे भाइयों, अगर मुझे, मैं भी किसान फैमिली से हैं, तो किसान फैमिली से हैं तो मुझे एक चीज सरकार की बहुत ज्यादा पसंद है, वो वाली है, वो यहां पर एक मुझे सबसे ज्यादा यही वाला पॉइंट पसंद आया, और इस पॉइंट को हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या है, पीएम कुसुम योजना का आवंटन लगभग दो गुना करीब 5,000 करोड़ रुपए। ये योजना कृषि पंप सोलर, कहने का अर्थ क्या है, सबसे पहले पीएम कुसुम योजना क्या चीज है, इसका पूरा नाम क्या है? मैं कहूंगा इसका नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इसका पूरा नाम है।
अब इसका जो आवंटन था, जो इसका जितना खर्च था उसको दुगना करके, पहले ये था 2500, अब इसको 5000 कर दिया, दोगुना वाली कहानी आ गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आवंटन 22,000 करोड़ कर दिया। ये तो सबको ही आइडिया होना चाहिए। ये तो प्रत्येक शहर में, प्रत्येक सिटी में, प्रत्येक जगह इसको चल रहा है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए कुल बजट का आवंटन 32 लाख करोड़ रुपए किया गया। आंख बंद करके याद कर लेना कि ऊर्जा मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट। फिर पूछेंगे भाई साहब, ऊर्जा मंत्रालय के अंदर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितना आवंटन बढ़ा दिया? हम कहे 22,000 करोड़ रुपए किया है। फिर पूछिएगा पीएम कुसुम योजना का आवंटन लगभग कितना कहेंगे? हम कहे दो गुना, दो गुने का अर्थ 5,000। फिर यहां से पूछे भाई साहब, कार्बन कैप्चर वगैरह उनके लिए 20,000 करोड़। देख लो, ये वाले पॉइंट आपको देख। और आगे चलते हैं। अब इसका छठा जो क्षेत्र है वो है शहरी आर्थिक क्षेत्र को विकास करना। शहरी आर्थिक मतलब मैं कहूं कि मैं अभी जयपुर, राजस्थान में जयपुर में हूं, तो जयपुर के आसपास कितने छोटे शहर हैं जो विकसित हो सकते हैं। जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर के पास में उन शहरों को क्या है, एक बड़ा विकसित करना। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए आगामी 5 वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सीधा सीधा बोले तो जो शहरी को, जितना शहर है उस शहर को विकसित करना, उसके आसपास के क्षेत्र को विकसित करने का नाम यहाँ पर। बस यहाँ पर पहला 6 जो स्तंभ है वो हमने यहाँ पर ये जो 6 क्षेत्र, स्तंभ नहीं सॉरी 6 क्षेत्र, ये पढ़े। प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकास को पूरा करने के 6 क्षेत्र की जो बात है वो खत्म। अब बात आते हैं मेरे डियर कौन सा, दूसरा कर्तव्य है आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु निम्न प्रस्ताव लाए गए। आकांक्षाओं की अब आकांक्षाएं किसकी रहती है? आम आदमी की। आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, नेशनल, हर चीज यही तो चाहिए। तो आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट रखे और उन पॉइंटों को आपको पढ़ना है, एक एक को पढ़ाऊं। पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु निम्न प्रस्ताव लाए गए। उसमें पहला जो नाम आता है, ऊंचा अधिकारी प्राप्त स्थायी समिति। मतलब जो भी ऊंचा अधिकारी उसकी समय स्थायी समिति के लिए, इसके लिए सबसे पहले जो थीम है वो पूछेगा कि ऊंचा अधिकारी प्राप्त स्थायी समिति की थीम क्या रखी है? शिक्षा से रोजगार है उद्यम। सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब सेकंड जो कर्तव्य है, सेकंड कर्तव्य की बात, उस कर्तव्य की यहां पर बात हो रही, तो हम कहेंगे उसकी थीम और इसका जो लक्ष्य है 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में भारत की 10% हिस्सेदारी, ये इसका लक्ष्य है। वैश्विक सेवा मतलब पूरे विश्व, ग्लोबल के पूरे पर 10% भारत की का मेन लक्ष्य होना भी चाहिए। रोजगार का विकास तथा निर्यात क्षमता को प्राथमिकता देना। अब ये दो इसके साथ में याद कर रहे हैं, नौकरी कौशल आवश्यकताओं को आंकलन। मैं ये कहूं ये दो क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या है, सत्य असत्य के बारे में पूछ ले। हमारे क्वेश्चन तो यहीं से निकलेंगे। लेकिन क्या रोजगार के बिना निर्यात क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी? फिर कर्तव्य की बात में कही गई। हम कहेंगे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं का आंकलन किया गया, किस में किया? दूसरे कर्तव्य। ये उस आधार पे दो पॉइंट बनाए, वरना हमारा क्वेश्चन। अगला जो हमारा पॉइंट आता है उसकी बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं। अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करूं तो 10 विशिष्ट क्षेत्रों संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं
पेशेवर स्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, जहां कुछ नए बनाए जाए। मानव संसाधन विकास हेतु आगामी 5 वर्ष में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। बहुत बढ़िया। विकास, मैं कह सकता हूँ मानव संसाधन की बात करूं कि जितने भी 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे, जहां पर लेब है, कोई कंपाउंडर है, कोई नर्स है, उनको पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो वहां पर है ना, वहां पर उसको क्या है, स्थापित किया, ताकि मानव संसाधन का विकास हो, जो भी कोई बीमारी वगैरह है, वो सब कुछ सही से काम उनका इलाज हो सके, वो वाला पॉइंट। एक आता है आयुष चिकित्सालय, बहुत ज्यादा फेमस है। इसका जो केंद्र है वो जामनगर, जाननगर डब्ल्यूएचओ केंद्र में आयुष का उन्नयन किया गया। याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था को स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा, 3 नए। और इसमें से जाम आयुष का आयुष चिकित्सालय है ना, वो जामनगर के अंदर। चिकित्सा पर्यटन केंद्र, 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन अलग से, और ये हमारे किसके अंदर आते हैं, सेकंड कर्तव्य के अंदर, आकांक्षाओं की पूर्ति की। देखो, अब ये भी कितने नए क्षेत्रीय चिकित्सा करें, हम कहेंगे 5। वो भी चिकित्सा पर्यटन के अंदर है, ये गांव वाले नहीं है, चिकित्सा पर्यटन। 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्र स्थापित। अगला, एक आता है पशुपालन। कृषि आय में पशुपालन का योगदान 16% किया जाएगा। याद कर लेना, आपसे कृषि के अंदर एक जो आएगा पशुपालन का, जहां नाम आए, हम कहेंगे 16%। अब डायरेक्टली याद करो, पशुपालन 16% का। नेशनल लार सोलर टेलीस्कोप, मेनार गांव, सॉरी मेराक गांव का लद्दाख, मेराक गांव का लद्दाख में ये क्या है ना, इसको स्थापित किया गया। ये आएगा नेशनल लार सोलर टेलीस्कोप, ये तो सबको ही पता होगा ये क्या चीज, अभी इसका खूब चर्चाओं में चल रहा है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, ये भी लद्दाख में, दोनों के लद्दाख वाले पॉइंट आएंगे, जिसे अपग्रेड किया जाएगा। अरे जिसको नहीं पता वही योजनाओं वगैरह में इनमें पढ़ लेना, ये खूब चर्चाओं में है। द कॉस्मोस टू प्लेनेटोरियम का अर्थ क्या है, जो छात्र और नागरिक विज्ञान की जिज्ञासा बढ़ाना है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि लोगों में जो विज्ञान की जिज्ञासा जगाने हेतु एक क्या है, केंद्र बनाए गए, या फिर हमको उनको जिज्ञासा बढ़ाने के लिए विज्ञान क्षेत्र खोले गए, तो वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में उसका मेन केंद्र है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र, बहुत बढ़िया बात है। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थाओं की स्थापना होगी। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 अना गाइडों का कौशल उन्नयन होगा, जिसके लिए 12 सप्ताह का हाइब्रिड कोर्स होगा। अब जितने भी आप लोग टूरिस्ट के अगर जहां पर जाते हो, कहीं आपको गढ़ वगैरह देखने, फोर्ट वगैरह देखने के लिए जाते हो, वहां पर आपको गाइडों को पहले वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में उनको क्या है भाई साहब, उनको घुमाने के लिए यहाँ 10,000 गाइडों का कौशल उन्नयन हो। अब देखो क्या क्या चीजें, आप समझ जाओ मैं क्या क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। अब ये अच्छा है बुरा वो आप जाने, मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ाने के अकॉर्डिंग कर। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन, बहुत ही अच्छा पॉइंट, सबसे शानदार। हमारे जो विरासत के अंदर है, जैसे मेरे को हसनापुर, लेह, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ जैसे 15 पुरातत्व स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छी बात है। ऑरेंज अर्थव्यवस्था, याद कर लेना ऑरेंज। केंद्रीय बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी तथा विशेष तौर पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये ऑरेंज अर्थव्यवस्था, किसी को ये पता हो ना ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्या है, गेमिंग को बढ़ावा देना, मैं कहूं गेमिंग के साथ में कॉमिक्स को बढ़ावा देना,
विजुअल इफेक्ट्स को बढ़ावा देना, एनिमेशंस को बढ़ावा देना, ये ऑरेंज अर्थव्यवस्था अच्छी चीज, अच्छी पहल है, भारत की अच्छी पहल है, मुझे बहुत शानदार लगी। अगला जो हमारा पॉइंट आता है निकल के तीसरा कर्तव्य, और इस तीसरे कर्तव्य में यह कहा गया सबका साथ सबका विकास को पूरा करने हेतु निम्न प्रस्ताव लाए गए। ये यह कर्तव्य विकसित भारत के लिए समावेशी विकास पर आधारित है। जो पहला आता है मत्स्य पालन, 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए को आवंटित किया। आगे देखें, अब अगला जो हमारा यहां पर आता है नाम, अगर मैं ऑल ओवर की बात करूं तो कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकलेगा वो तीसरे कर्तव्य से, कि भारत विस्तार एआई टूल्स, मतलब किसानों के लिए एक ऐसा विस्तार का एक एआई टूल बना दिया गया है जिसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके अंदर किसानों को क्या सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी चीज। जैसे आज हर किसान के पास एक फोन है, उसको कोई भी समस्या आती है तो किसान को क्या है, एआई के माध्यम से उसकी जानकारी दी। अगर इंसान होता तो फोन नहीं उठाएगा, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से क्या है पीछे हट जाएगा, या उसको जानकारी अच्छे से नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंसान क्या है अपना स्वार्थी बन जाता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि आपका व्यवहार सही नहीं है, मैं आपको गलत जानकारी भी दे सकता हूं, लेकिन सरकार ने क्या यहाँ एआई स्थापित किया, का नाम विस्तार, विस्तार का फुल फॉर्म याद करना, फिर वहां से 50 करोड़ रुपए का जब बजट आवंटित किया तो इसके अंदर सिर्फ कृषि की बात है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ही कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसमें किसानों को रियल टाइम वैज्ञानिक सलाह देने हेतु बनाया गया, वैज्ञानिकों को सलाह देगा आप ऐसे। बहुत अच्छी बात, कितना रुपए खर्च किया वो पूछेगा, एआई टूल्स कौन सा है ये पूछे। बहुत सुंदर पॉइंट। फिर यहां से क्वेश्चन आता है, पूर्वोत्तर बौद्धिक सर्किट, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा स्कीम व अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध सर्किटों का विकास किया गया है। बौद्ध सर्किटों का मतलब पूर्वोत्तर का, यहां पर अगर कहें, जैसे अगर हम कहें एक तरीके से पर्यटन के लिए, ठीक है, यहां तक आपको ये 500 नाम याद होने चाहिए। ये नाम याद होने चाहिए, बौद्ध सर्किट वाला खूब अच्छे से याद होना चाहिए। अब आता है एक हमारा, जैसे हमने कहा ना, यहां से जो हमारा एक अंतिम पॉइंट आता है वो निकल के, कि पूर्वोत्तर विकास योजना, इस योजना का मुख्य रूप से 5 राज्यों में उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम आंध्र प्रदेश में शामिल है। अगर ये क्या चीज है, अगर हम पूर्वोत्तर जो हमने पहले पर्यटन, मतलब हम कह सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा देना, बहुत अच्छी बात है। अगर लोग पर्यटन को बढ़ावा इन क्षेत्र में करते हैं, मैं कह रहा हूं भारत को एक मजबूत प्राप्त होगी। 5 राज्यों में खास करके देखो, मैंने, आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इतना तो आपको उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश शामिल है। इसमें खास तौर पर पर्यटन पर बढ़ावा दिया गया, बहुत अच्छी। आगे देखें, दुर्गापुरा में औद्योगिक नोड बनाया जाएगा। 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों में से विश्व स्तरीय इंटरनेशनल बनाया जाएगा। इन 5 प्रमुख स्थलों को विश्व स्तरीय इंटरनेशनल बनाया गया, मतलब क्या है, यहां से अगर हम कहेंगे, इन ये 5 क्षेत्र कौन से, यही इन्हीं 5 की बात हो रही है। यहां पर आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जो बाहर से लोग जो आते हैं उनको यहां पर ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग तो भाई साहब अमेरिका आ गए। बढ़िया, अच्छी पहल है। 4000 इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएगी, बसों से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन चलाई जाएगी। बंदरगाहों को जोड़ने हेतु डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये याद करो तो ठीक है, वरना तो भी आपको एक बार नजरों में,
बजट का पार्ट दूसरा, राजकोषीय मामला। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा बताया गया है, राजस्व से प्राप्त का अनुमान बताया गया, राजकोषीय घाटा कितना है ये बताया गया। इसकी जो आर्थिक समीक्षा है वो मैं अलग कराऊंगा, एक अलग पॉइंट में कराऊंगा। तो ये आज का मेरा पॉइंट है। इन पॉइंटों के साथ इनके आंकड़े भी मैंने बता रखे अलग से कि किस में कितना खर्च हुआ है, उसके लिए भी मैंने क्या है आपके लिए आंकड़ा तैयार कर रखा है। विनिर्माण वाला आंकड़ा, सेमीकंडक्टर वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये देखो पूरे बता रखे हैं किसमें कितना खर्च है, कौन सा है, क्या नहीं है। जैसे मैंने विनिर्माण में बायोफॉर्मो शक्ति योजना, दुर्बल खनिज कॉरिडोर, ये सब बताया गया है इसमें कितना खर्च है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 डिजाइन और टैलेंट विकास, पहले ये प्लांट वगैरह, बाद में टैलेंट वगैरह, अब आपको आधुनिक भारत वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का विस्तार, बजट 22 करोड़ रुपए से 40 करोड़ कर दिया। चैंपियंस में वो 3 महत्वपूर्ण क्या है क्षेत्र बना दिए गए, इसमें उनको बढ़ावा मिलेगा। अवसंरचना के अंदर है ना, रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 12.2 कर दिया, पहले 11.11 था। परिवहन, परिवहन की अगर बात करूं मैं, यहाँ पर 7 हाई स्पीड रेल विकास का डिटेक्टर का किया गया है ना। और अगर हम कहें है ना, डानकुनी से सूरत महाल मालवा कॉरिडोर बनाया गया, जो आपको हीरे कपड़े के लिए। जल मार्गों के लिए अगले 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग बनाए जाएंगे। फिर ऊर्जा सुरक्षा के अंदर अगर हम कहें, पीएम सूर्य घर घर योजना के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च है ना। और साथ में शहरी विकास, सिटी इकोनॉमिक्स में 5 वर्ष में 5,000 करोड़ लक्ष्य है। वैश्विक शिक्षा क्षेत्र में भारत की 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य है। स्वास्थ्य के अंदर अगर देखें, 5 वर्ष में 1 लाख नए AHP यहाँ पर स्थापित। आयुष का जामनगर, मैंने पूरा लिख रखा है शॉर्ट में भी, अब ये वाला भी याद कर सकते हैं। पर्यटन, विरासत पर्यटन गाइड विकास, पुरातत्व स्थलों का विकास है, अर्थव्यवस्था है, ऑरेंज इकोनॉमिक्स है। सारी मैंने कहानी लिख रखी है, बस काम क्या है आपको याद करना। कितना अराजकी को घाटा हुआ है, कितना क्या, मैंने पूरी लाइनें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रखी। थोड़ा सा अगर आप देख लोगे ना, हल्का सा भी, तो समझ में आ जाएगा। वरना वही है, मैं तो ये कहूंगा कि दूसरा तरीका यही है कि साथ में योजनाओं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तुम्हारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। जितना हो सके अच्छे से इसको पढ़ें, ताकि आप लोग के दिमाग में, अगर इसमें थोड़ा सा भी लेट हो गए, कहीं ना कहीं तुम लोग मार खा जाओ। मेरे साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।